Common mistakes to avoid when markets are at an all time high level. अभी आप बोलोगे यार सेंसेक्स और निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई लेवल टच ही नहीं की, उसके पहले ही आपने ये वीडियो निकाल दिया। तो सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी ही मार्केट नहीं है, दो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो लार्ज कैप को बिलोंग करता है। बट अगर हम ब्रॉडर लेवल के इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे कि बीएससी 500 या फिर एनएससी 500, तो ये इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली कल इन्होंने अपने ऑल टाइम हाई लेवल टच कर लिया है। और मतलब ये उसी दिन की बात नहीं है, मेजरली आप समझ गए होंगे कि भावनाओं को आप समझ गए होंगे कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूं। सो मार्केट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई लेवल, और यहाँ पे टिपिकल कॉमन बिहेवियर्स जो है इन्वेस्टर्स के वो सामने आने शुरू हो जाते हैं। एंड बिलीव मी, इट इज नॉट दैट कि ये नए इन्वेस्टर्स की ही बिहेवियर्स हो सकते हैं, ये पुराने इन्वेस्टर्स के भी बिहेवियर्स ऐसे हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन बिहेवियर्स को प्रमोट किया जाता है किसी इनडायरेक्ट वेज से। तो वो भी थोड़ा सा डेंजरस होता है इन्वेस्टर्स के लिए, जो खुद को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझते हैं, जो लॉन्ग टर्म अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये चीजें गलत हो सकती है। बाकी सुपर ह्यूमंस के लिए ये वीडियो अगेन इट इज नॉट एप्लीकेबल, बट आम आदमी के लिए, कॉमन पीपल, कॉमन मैन के लिए, जो एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसके पास ज्यादा समय नहीं होता, उनके उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो उन्होंने जरूर इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा, ऐसी मैं आपका ऐसे आशा में रखता हूं। तो पहली कॉमन मिस्टेक जो होती है इन्वेस्टर्स की तरफ से वो होती है स्टॉपिंग एसआईपीज। सो जो एसआईपीज चल रही है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स जो उनकी चल रही है, एसआईपीज हर मंथ अपने जैसे अपना इनकम आ जाता है, सैलरी आ जाती है, वहां से वो पैसा कटता है, इन्वेस्टमेंट हो जाती है उन फंड्स में, और वो एक्यूमुलेशन होता रहता है। तो ये एसआईपीज को वो रोक देते हैं, उनको लगता है यार इतने हाई लेवल पे क्यों मैं बाय करूं, और बहुत सारे महानुभाव मार्केट में अवेलेबल है आजकल कि अरे क्या कर रहे हो आप लोग, ये और ज्यादा मार्केट जब ऊपर होता है तो आप हायर एनएवी पे एलोकेशन ले लेते हो, लोअर यूनिट्स मिल जाते हैं, मतलब इतनी लॉजिकल लगती है उनकी बातें। बट आई थिंक बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं एसआईपी के, या फिर एक्यूमुलेशन, ये जो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो एसआईपी जाना इज नॉट ओनली अबाउट कि उस एसआईपी के इंस्टॉलमेंट पे आपको रिटर्न मिलने चाहिए, मिलने वाले, वो तो मिलने वाले, बिलीव मी, कोई भी कुछ भी बोले, जिस तरीके के ओवरऑल इकोनॉमी में है हम है, ओवरऑल मार्केट्स में हम है, तो आने वाले 10-20 साल काफी अच्छे लग रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो रिटर्न्स तो वो मिलने ही वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये जो एक्यूमुलेशन है ना, जो आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, ये जो पैसा बाजू में आ रहा है आपका, जो सेविंग हो रही है आपकी, इस एस्पेक्ट को हम इग्नोर करते हैं। ये अगर सेविंग नहीं होती है, वो अकाउंट में ही रहता है, तो कुछ इंपल्सिव बाइज भी हम कर सकते हैं। बाइज फिर वो हो सकता है कि कोई बोले भाई ये स्टॉक खरीद लो, या फिर आपको लगे यार ये नया मोबाइल फोन आ गया है, ये बड़ा बढ़िया लग रहा है, ये मैं बाय कर लेता हूँ, वैसे भी एसआईपी तो अभी जा नहीं रही है। तो ये सेविंग को आप एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। So SIP is a discipline. It is all about disciplining your फ्यूचर कैश फ्लोज। तो उस डिसिप्लिन को कभी मत ब्रेक होने देना जब तक आपके कैश फ्लोज कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं। जब आप रिटायर हो जाओगे, कैश फ्लोज बंद हो जाएंगे, तो यही वो सेविंग्स है, यही वो इन्वेस्टमेंट्स है जो अपना काम तब करना शुरू कर देंगे, और आपको रेगुलर बेसिस पे आफ्टर योर रिटायरमेंट मंथली बेसिस पे आपको इससे पैसा आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू निकाल भी सकते हो। ये अप्रिसिएशन जो रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स का, वो दैट विल टेक केयर ऑफ योर रिटायरमेंट और अदर फाइनेंशियल गोल्स ऑल्सो। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सो ये कॉमन मिस्टेक जो है स्टॉपिंग एसआईपीज, ये आपने कभी भी नहीं करनी है। दूसरी जो मिस्टेक होती है, ओवर एस्टिमेटिंग योर रिस्क टॉलरेंस। सो अब ये मतलब टिपिकल स्टॉपिंग एसआईपीज इज लाइक टाइमिंग द मार्केट। यार मैं टाइम कर देता हूं मार्केट को, उसके हिसाब से एंट्री एग्जिट कर लूंगा एंड मैं अल्फा जनरेट कर लूंगा, बाकी ये। और बहुत सारे लोग तो बड़ा इजी बोलते हैं ना, आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा, अरे फटाफट फटाफट मार्केट को टाइम कैसे करना, यहाँ एंट्री, यहाँ एग्जिट, ये टारगेट प्राइस, ये स्टॉप लॉस, तो बस इसी पे सारी चीजें चलती रहती है। सो नॉर्मली ये दूसरे तरीके के लोग होते हैं। ये क्या होते हैं, ओवर एस्टिमेटिंग योर रिस्क टॉलरेंस, मतलब
अरे यार, मैं तो बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो मैं तो मतलब एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स ही करता जाऊंगा। सो अपनी रिस्क प्रोफाइल, अभी एग्जांपल, अगर आप एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के आदमी हो, तो यहाँ पे 50 से 60% का इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए। 40 से 50% का जो एलोकेशन होना चाहिए वो आपका फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, डेट में होना चाहिए। तो नॉर्मली जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई लेवल पे जाते हैं, तो ये जो मॉडरेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। मतलब मैं 70 to 75% इक्विटी में एलोकेशन रखूंगा। और ये जो पहला अपना डिसिप्लिन तय हुआ था एसेट एलोकेशन का, कि वहां 50 से 60% का ही इक्विटी एलोकेशन हमें रखना था, वो एलोकेशन अब हमने बढ़ा दिया 70 से 75% तक। तो ये एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग ना करना, ये दूसरी मिस्टेक हो सकती है। या फिर खुद की जो रिस्क टॉलरेंस है उसको चेंज करना। जो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर है वो एग्रेसिव इन्वेस्टर बन जाता है, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है वो मॉडरेट इन्वेस्टर बन जाता है, जो मॉडरेट इन्वेस्टर है वो ग्रोथ या एग्रेसिव इन्वेस्टर बन जाता है। तो ये टिपिकल ओवर एस्टिमेट करना खुद के रिस्क टॉलरेंस को, ये लोग यहां पे करते हैं। और इसी को लेके जो तीसरी मिस्टेक लोग करते हैं वो है नॉट रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। तो आपने जब डिसाइड किया था, आपकी रिस्क प्रोफाइल डिसाइड हो गई थी, तो इस तीसरी मिस्टेक में आप आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एसेट एलोकेशन फॉलो नहीं करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूं, आपने डिसाइड किया मैं एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल का इन्वेस्टर हूं, 50% इक्विटी में डालूंगा, 50% डेट में डालूंगा। अब मार्केट ने आपका ये जो 50% इक्विटी है वो 60 कर दिया। कितना कर दिया? 60। उसकी वैल्यू 20% से बढ़ गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए सच भी हो सकता है। अभी जिस तरीके से मार्केट ने अभी रिसेंटली रैली भी दी है, तो आपकी 50%, 50 रुपए की वैल्यू 60 रुपए हो गई। और डेट की वैल्यू हम अभी कैलकुलेशंस के जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए 50 की 50 ही कंसिडर करते हैं। तो ये 50 का 60 हुआ और ये 50 का 50 रहा, तो ये दोनों का वैल्यू एडिशन अगर आप करोगे तो 60 + 50 यानी कि 110। अब आपका रिस्क प्रोफाइल बोल रहा है, एसेट एलोकेशन जो है वो बोल रहा है 55 रुपए आपके इक्विटी में होने चाहिए और 55 रुपए आपके डेट में होने चाहिए, 55-55। सो आपने क्या करना चाहिए, 60 जो हुआ है उसमें से 5 रुपए निकाल लिए, 5% निकाल लिया, या 5 रुपए निकाल लिए, रुपीज के टर्म्स में बात करते हैं, परसेंटेज गलत हो जाएंगे। तो आपने वो 5 रुपए निकाले और वो 5 रुपए आपने शिफ्ट करने चाहिए टुवर्ड्स डेट। तो ये होता है एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग। तो ये करना बहुत जरूरी है। बट जैसे मैंने बोला कि उसके पहले की मिस्टेक क्या है, ओवर एस्टिमेटिंग योर रिस्क टॉलरेंस। तो आपने बोला भाई मेरा तो रिस्क टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, तो मैं तो नहीं चेंज कर रहा। और ये टिपिकली जब मार्केट गिरते हैं तो ये एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। तो मार्केट जब गिरते हैं तो मॉडरेट इन्वेस्टर 50-50% का एलोकेशन होता है जहां पे, तो वहां पे अगर वो 50 रुपए की वैल्यू 40 रुपए पे चली जाती है, मार्केट 20% गिरता है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होना चाहिए, 40 + 50 यानी कि 90 की टोटल वैल्यू है, तो 50-50 परसेंटेज क्या हो गया, 45-45। तो उसने डेट से निकाल के इक्विटी में उस वक्त डालना चाहिए ना। ऑटोमेटिकली बाइंग एट लो लेवल्स एंड सेलिंग एट हाई लेवल्स हो जाएगा। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मॉडरेट इन्वेस्टर जो होता है वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बन जाता है। तो वो क्या करता है, भाई मैं इतना ज्यादा एलोकेशन तो नहीं रख सकता इक्विटी में, मैं अपना एलोकेशन एक्चुअली 25% कर दूंगा इक्विटी का। मतलब जो वैल्यू 50 से 45 ऑलरेडी आ चुकी है, उसको वो 45 से 25 तक नीचे लेके जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दैट इज अनदर मिस्टेक इन्वेस्टर्स डू। So asset allocation rebalancing is very much important because it helps you to buy at low levels and it helps you to sell at high levels without trying to time the market. It is just a discipline of asset allocation rebalancing. तो ये भी नहीं करना, ये तीसरी मिस्टेक जो है वो इन्वेस्टर्स यहां पे कर देते हैं। अब चौथी मिस्टेक क्या होती है, चौथी मिस्टेक होती है कि भाई जिन्होंने अभी तक एलोकेशन ही नहीं लिया है, ज्यादा एलोकेशन तो लिया ही नहीं, या फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अपने पोटेंशियल के हिसाब से, तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही थी और मार्केट तो ऑल टाइम हाई लेवल पे चला गया। हर न्यूज में, बिजनेस न्यूज चैनल्स पे तो ऑल टाइम हाई लेवल पे लोग नाचने के लिए भी रेडी है आजकल। बट इवन नॉर्मल जो न्यूज चैनल है उस पे भी जब सेंसेक्स और निफ्टी की ऑल टाइम हाई लेवल्स की बातें शुरू हो जाती है, तो डेफिनेटली क्या क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्रिएट हो जाता है। और उसमें लोगों के पास अगर पैसा है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दीज पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बल्क, और लमसम पैसा वो मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। दिस इज अ क्लासिक मिस्टेक, फोमो जिसे कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसके चक्कर में बल्क में इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई रिस्क प्रोफाइल वगैरह देखा नहीं जाता,
टिपिकली ऐसा एप्पल टू ऑरेंज के कंपैरिजन होने शुरू हो जाते हैं। अरे मेरी एफडीज तो कुछ रिटर्न्स ही नहीं दे रही, अरे मेरे जो बाकी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स है वो तो कुछ रिटर्न्स ही नहीं दे रहे। कुछ भी, कोई भी लो इंटरेस्ट रेट वाला या लो रिटर्न वाला प्रोडक्ट है, आप इक्विटी के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हो। आप ना खुद का रिस्क प्रोफाइल देखते हो, ना आपके फाइनेंशियल गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थॉट प्रोसेस होती है आपकी, कुछ भी नहीं होती। आपको जस्ट दिखता है भाई मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे है, मैं मार्केट में कहीं पे भी नहीं हूं, मैं सारा का सारा पैसा वहां पे डालने वाला हूं। दिस इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। हाँ, आपने अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो डेफिनेटली उसके हिसाब से आप इक्विटी में एलोकेशन ले सकते हो। बट व्हेन द मार्केट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई लेवल, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिस्टमैटिक ट्रांसफर वे से अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, एसटीपी जिसे कहा जाता है, कि भाई एक 9 से 12 महीने के अंतराल में आप इन्वेस्टमेंट्स यहां पे कर सकते हो एसटीपी वे से, वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। जो पैसा आपके पास बल्क में है, लमसम पैसा आपके पास है, तो उसका एलोकेशन एक सिस्टमैटिक वे से आपने वहां पे करना चाहिए, ऐसा लगता है। इसमें बिहेवियर मैनेजमेंट भी बहुत सही हो सकता है। अगर मार्केट और उसमें थोड़ा बहुत अगर आपको चाहिए, आपके पास 100 रुपए है, आप बोलोगे यार मुझे ठीक है मैं एसटीपी से तो इन्वेस्ट करता हूं, बट मुझे थोड़ा बहुत एलोकेशन लेना चाहिए क्या? ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई नोबडी नोज कि यहां से भी मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स नए नए दे सकता है, तो आपको लगेगा यार मैं थोड़ा पार्टिसिपेशन होगा तो चलेगा क्या? ठीक है, आपके पास 100 रुपए है, 30 रुपए आप डाल दीजिए लमसम, 70 रुपए जो है वो सिस्टमैटिक वे से आप इन्वेस्ट करते जाइए। इसमें क्या होगा, बिहेवियर मैनेजमेंट काफी अच्छी तरीके से होता है। कैसे? आपने 30 रुपए डाल दिया, अगर मार्केट ऊपर चला गया तो यू विल से चलो भाई मेरे 30 रुपए तो लमसम गए हुए हैं मार्केट पे। सो दैट्स हाउ आई थिंक एक एक इन अ वे वो अनसर्टेनिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे जाने की, उसको आपने कहीं ना कहीं अवॉइड किया। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप बोलोगे यार अच्छा हुआ मैंने एसटीपी कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब मेरी एवरेजिंग हो रही है, मेरा जो बचा हुआ पैसा है वो लोअर वैल्यू पे चला जाएगा। सो आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी। तो ये भी चीज हो सकती है। तो बिहेवियर मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है, जो लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं मार्केट में, उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो दैट विल बी रियली गुड। तो ये भी जो चीज है, इन्वेस्टिंग लमसम बल्क में बिकॉज ऑफ फोमो, ये भी एक मिस्टेक जो है वो आप लोगों ने अवॉइड करनी चाहिए। अब लास्ट मिस्टेक जो है वो है इग्नोरिंग फाइनेंशियल गोल्स। तो भाई हमने इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, यानी कि आपके फाइनेंशियल गोल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपने एसेट क्लास चूज करना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल गोल 3 साल में अचीव करना है आपको, तो वहां पे 0 to 3 years के लिए आपने फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, यानी कि डेट एसेट क्लास पे ही आपका एलोकेशन होना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 to 5 years का है, देन यू कैन टेक एलोकेशन टू हाइब्रिड एसेट क्लास, यानी कि जिसमें इक्विटी और डेट का या फिर मल्टी एसेट में, आजकल गोल्ड रिलेटेड चीजें वाले भी फंड्स अवेलेबल है, इक्विटी डेट एंड गोल्ड, तो वैसे फंड्स को आपने एलोकेशन लेना चाहिए। इफ योर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 5 to 7 years, देन यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इनटू लार्ज कैप फंड्स या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स, जो 5 to 7 years का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। 7 to 10 years का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, देन यू कैन गो फॉर फ्लेक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स। और अगर 10+ years का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो ही आपने स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में एलोकेशन लेना चाहिए। बहुत बार मार्केट के जो ज्ञानी लोग हैं वो आपको बोलते हैं यार 1 से 3 साल को अगर आपको करना है तो ये स्मॉल कैप फंड में करो, ये मिड कैप फंड में करो। सो नॉर्मली इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू टाइम दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास। उसकी प्रोबेबिलिटी जो है लॉस देने की वो बहुत ज्यादा होती है अगर लोअर ड्यूरेशन में आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। तो ये जो हम नंबर्स आपको बता रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके सारे नंबर्स एनालाइज करने के बाद इन तथ्यों पे हम आए हैं। तो प्लीज उसको उस तरीके से मत देखिएगा। सो हमें प्रोबेबिलिटी का भी एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सब देख के। एंड इवन इन दिस पर्टिकुलर केस जो है सो वहां इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी आई थिंक लार्ज कैप साइड में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में अभी भी जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है, दे आर स्टिल बीटिंग दी बेंचमार्क्स। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दी कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स, जो हमेशा टॉप क्वार्टाइल में रहने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे एनालिसिस ये भी सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं लोगों को कि अरे देखो कैटेगरी एवरेज को तो सिर्फ 20%, 15% फंड्स ही बीट कर रहे हैं या फिर बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, तो क्यों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है? भाई इट इज ऑल अबाउट चूजिंग दोज राइट फंड्स जो कंसिस्टेंटली टॉप क्वार्टाइल में रह रहे हैं।
जो कंसिस्टेंटली कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर रहे हैं और बेंचमार्क को भी बीट कर रहे हैं, ये समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आशा करता हूं कि ये जो मिस्टेक्स है, कॉमन मिस्टेक्स है, यू विल नॉट रिपीट और यू विल नॉट मेक, बिकॉज बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट्स में जुड़े हैं। सो डेफिनेटली वहां पे कुछ कुछ ये बिहेवियर सामने आ सकते हैं। और इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कर सकते हो। वन ऑन वन सेशंस आर आल्सो अवेलेबल फॉर द सेम। एंड इफ यू थिंक दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इन्वेस्टरज्ञ.in को विजिट करके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो हमारी वेबसाइट इन्वेस्टरज्ञ.in पे अवेलेबल है। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।